हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। कल हम लोगों ने CHSL 2020 के 36 एंटोनियम किए थे। ठीक है, एंटोनियम का पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं। 2 पार्ट में मैंने बांटा था। 1 हम लोग कर चुके, आज शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 2। और पार्ट 2 में भी बाकी के 36 क्वेश्चन हैं। 72 के 2 हिस्से मैंने किए थे। तो कल का सेशन आप लोगों को कैसा लगा अभी मैं कमेंट्स देख नहीं पाया हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कल वाले सेशन का बाकी हिस्सा उसको कंटिन्यू करते हैं। फिर 1-2 दिन रुक करके आप लोगों को साइनोनियम भी दे दिया जाएगा। ठीक है, इस बीच में जो मैंने आपसे बोला था कि टॉपिक वाइज एंटोनियम साइनोनियम दोनों मिला के वो हम करने वाले हैं, बीच में कर लेंगे। ठीक है, फिर बाद में हम उसको साइनोनियम नेक्स्ट वीक का से हमने टारगेट ही रखा है कि नेक्स्ट वीक में हम ये चीज़ आपको दे देंगे, या ये कह लीजिए कि जून के फर्स्ट वीक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं CHSL 2020 के एंटोनियम्स का पार्ट 2। और ये शुरू होता है आपका क्वेश्चन नंबर 36 तक हम लोगों ने कल किया था। ठीक, तो देखो 37 क्या कह रहा है। 37 में दिया है रिजॉल्व, और रिजॉल्व का मतलब होता है ना किसी चीज़ को हल करने ना, मतलब कोई विवाद है, कोई डिस्प्यूट है और कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना। तो रिजॉल्व एक तरह से होता है सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो अब ये सॉल्व करने के लिए हमें देखो कौन कौन से वर्ड मिलते हैं। डिसाइड का मतलब भी क्या होता है, निर्णय ले लेना। तो निर्णय ले लेना करीब करीब सॉल्व करने जैसा हो गया। एग्री का मतलब सहमत होना, ये भी सॉल्व हो जाएगा। रिफ्यूज़ का मतलब क्या होगा, इनकार कर देना, मना कर देना। रिफ्यूज़, डिनाई, रिजेक्ट, ये सब मना करना हो गया। और एनालाइज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की एनालिसिस कर लेना। तो ये भी करीब करीब एनालिसिस कर लेंगे तो मामले को निपटारा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो रिजॉल्व क्या है, ये पॉजिटिव वर्ड है। डिसाइड क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। एग्री क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। एनालाइज क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। और रिफ्यूज़ क्या है, ये नेगेटिव वर्ड है। कभी कभी हम लोग डिसीजन ऐसे भी लेते हैं कि अगर आपके एंटोनियम पूछा गया 3 पॉजिटिव हैं तो जो भी नेगेटिव होगा वही एंटोनियम मान लिया जाएगा। एग्जैक्ट एकदम जैसे 180 डिग्री अपोजिट या 180 डिग्री एंटोनियम नहीं मिलेगा। 180 डिग्री एंटोनियम बड़ा मुश्किल होता है मिलना। तो कभी कभी वो नियर अबाउट, मान लो अगर 175 डिग्री पर भी है या 185 डिग्री पर भी है कोई अपोजिट, तो उसको भी हम एंटोनियम मान लेते हैं। ठीक है, और कभी कभी इस तरह से जो अभी मैंने तरीका आपको बताया कि मान लीजिए अगर आपका जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन पॉजिटिव है, ठीक है, और ऑप्शन में 3 पॉजिटिव आ रहे हैं, एक नेगेटिव वर्ड दिया है, तो वही उसका एंटोनियम मान लिया जाएगा। ये भी कभी कभी लागू होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो ये आपका आंसर इसमें क्या होगा, सी होगा, रिफ्यूज होगा। ठीक है, आपको लग रहा होगा रिजॉल्व और रिफ्यूज में क्या रिलेशन है, लेकिन इसी तरह से तब किया जाता है अगर ऐसी समस्या आए तो। आ जाओ ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रीशियस। ठीक है, तो प्रीशियस कल भी हम लोगों को मिला था, याद होगा आप लोगों को, लास्ट का क्वेश्चन था शायद प्रीशियस। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आखिरी क्वेश्चन था। देखो कल वाले में, देखो ये क्वेश्चन है ना, कल हम लोगों ने ये 36 वाला किया था, तो इसमें देखो प्रीशियस आया था कि नहीं। ये प्रीशियस था, कॉस्टली, अगली, वर्थलेस और प्लेंटीफुल दिया था। तो मैंने कहा था कि इसमें वर्थलेस होगा, क्योंकि प्रीशियस का मतलब क्या होता है, कीमती, प्राइस से बना हुआ है। ठीक, अब देखो कितने रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन। इसमें से प्रीशियस ले आके अगले सेट में डाल दिया इन्होंने। ये कौन सा सेट है, ये अगर 38 है तो इसका मतलब 19 2 जा 38, तो सेट नंबर 19 है। और वो क्या था, सेट नंबर 18। सेट नंबर 18 में भी प्रीशियस पूछा था, सेट नंबर 19 में भी प्रीशियस पूछा था, लेकिन ऑप्शन बदल दिया है। ठीक है, यहाँ प्रीशियस में मीनिंग वही होगी, कीमती। कॉस्टली सिमिलर हो गया, सिंपल कोई मतलब नहीं हुआ। रेयर का मतलब जानते ही हो, अपवाद रूप। और चीप का मतलब क्या हुआ, सस्ता। तो कॉस्टली का ये क्या हो गया, साइनोनियम हो गया, और ये क्या हो गया, एंटोनियम हो गया। आंसर क्या होगा आपका, डी। बात समझ गए। ठीक है, चलो कोई बहुत टेढ़ा मेढ़ा वर्ड आएगा तो समझाएंगे, ये सब सिंपल से वर्ड हैं, आराम से हो जा रहे हैं। अब अगला वर्ड है विसिएट, ये आपको समझाना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय विसिएट। विसिएट का मतलब होता है किसी चीज़ को निरस्त कर देना। निरस्त कर देने का मतलब जैसे कोई नियम बना, कोई कानून बना। ठीक है, सपोज कोर्ट, पार्लियामेंट से कोई कानून बनता है, अध्यादेश जारी होता है, और वो पारित नहीं हो पाता पार्लियामेंट से, तो वो निरस्त हो जाता है, या सुप्रीम कोर्ट उसको कैंसिल कर देती है, तो निरस्त कर देना विसिएट होता है। तो वो क्या कहते हैं, विसिएट का मतलब निरस्त करना, या इसी को कहते हैं एनल कर देना। ठीक है, तो एनल कर देना भी यही होता है। तो ये वाला सिमिलर है वही,
विसिएट करना, एनल कर देना, ये सिमिलर हो गया। अफर्म का मतलब क्या होगा, एक्सेप्ट कर देना। कैंसिल करना मतलब निरस्त करना ही हो जाएगा। तो देखो कितने सिमिलर हो गए। वायलेट का मतलब उल्लंघन करना, तो ये उल्लंघन करना रिलेटेड नहीं है, ना मानना ना कैंसिल करना, तो ये उल्लंघन करना हो गया। विसिएट निरस्त करना, कैंसिल सिमिलर हो गया और एनल सिमिलर हो गया। और अफर्म का मतलब एक्सेप्ट कर लेना, तो एक्सेप्ट करना क्या हो गया, यही उसका एंटोनीम हो गया। ठीक, और वायलेट करने का कोई मतलब नहीं है, तो फिर यहाँ क्या आ गया, बी हो गया। मतलब मैंने कहा वायलेट का कोई मतलब नहीं है, तो ऐसा नहीं कि वर्ड मीनिंगलेस है। वायलेट मतलब होता है नियम को ना मानना, उसका उल्लंघन करना, लेकिन इससे उसका कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए मैंने कहा था कि उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आंसर आपका हो गया यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 40 में। 40 क्या कह रहा है, 40 है आगमेंट। आगमेंट क्या होता है, किसी चीज़ को इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। जैसे मान लीजिए आपको गुस्सा है, तो आपके गुस्से में कोई चिढ़ा देता है तो आपका गुस्सा क्या होता है, ऑगमेंट पा जाता है। ठीक है ना। बुखार है, बुखार में अब आप कोई ठंडी चीज़ खा लीजिए तो आपको क्या होता है, बुखार का ऑगमेंट हो जाता है। तो ऑगमेंट करने का मतलब होता है उसकी इंटेंसिटी को आपने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। चाहे गुस्सा हो, चाहे दुख हो, चाहे बुखार वगैरह हो, एक तरह से इंक्रीज करना होगा। तो मल्टीप्लाई में भी हम इंक्रीज करते हैं, सिमिलर हुआ। एम्पलीफाई भी इंक्रीज करते हैं, सिमिलर हुआ। डिक्रीज में घटाते हैं, ये एंटोनियम हो गया। इंक्रीज में भी बढ़ाते हैं, सिमिलर है। देखो तो आगमेंट के 3 सिमिलर यहाँ दिए हुए हैं। आगमेंट ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये सिमिलर हो गए और ये क्या हो गया, उसका अपोजिट हो गया। आंसर क्या हुआ आपका, डी हो गया। ठीक है, ऐसे ही बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 पे। 41 क्या कह रहा है, फ्रिटर। तो फ्रिटर का मतलब क्या होता है, फ्रिटर का मतलब होता है ना बच्चा, वेस्ट करना किसी चीज़ को, टाइम हो, पैसा हो, तो उसको बर्बाद करना फ्रिटर करना हो जाता है। तो अब देखो यहाँ पे स्प्रेड मतलब फैलाना होगा, रिलेटेड नहीं है। होल्ड का मतलब बचा के रखना, वेस्ट करना ये सिमिलर हो गया। स्पॉइल बर्बाद करना ये भी सिमिलर हो गया। तो स्प्रेड का कोई लेना देना नहीं है, वेस्ट और स्पॉइल सिमिलर हो गया, और तो यही होल्ड होगा, अपोजिट करना। तो होल्ड का मतलब होता है ना किसी चीज़ को बचा के रखना, उसको खराब न करना, बर्बाद न करना, खर्च न करना, वही होता है ना होल्ड करना। ठीक है, तो 41 में क्या हो गया, बी हो गया। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अब आगे इसके। अब रहा 42। देखो जो जितना बताने लायक ज़रूरत होती है उतना बता देता हूँ। चारों में कुछ मीनिंग होगी, कुछ रिलेशन होगी, तो डिटेल में चलेंगे। मुझे लगता है कि जितने में आप समझ गए होंगे तो उसको और ज़्यादा मथने की ज़रूरत मैं महसूस नहीं करता। ठीक है, अगला वर्ड होता है ना बायस। बायस का मतलब क्या होता है, पक्षपात। पक्षपात समझ रहे हैं, अरे सुना होगा ना, लोगों को बोलते हैं बायस्टी है, बायस्ड हैं लोग, तो पक्षपात होता है। पक्षपात का मतलब जब आप किसी के फेवर में सोचते हैं, किसी एक व्यक्ति की ओर हो जाते हैं। पक्षपात से तो समझ ही रहे होंगे ना बात को। और प्रेजुडाइज क्या होता है, प्रेजुडाइज का मतलब भी होता है जब आप पहले से अपने मन में कोई धारणा बना के रखते हैं। तो बायस्ड होना, प्रेजुडाइज्ड होना सिमिलर हो जाता है। फेयरनेस ईमानदारी में आ जाएगा, तो ये अपोजिट हो जाएगा, एंटोनीम। प्रेस्टीज का मतलब होता है मान सम्मान, इसका यहाँ कोई रिलेशन नहीं है। स्टेज मतलब यहाँ कोई रिलेशन नहीं है, स्टेज मंच हो गया। तो इसमें एक साइनोनियम है, एक एंटोनियम है, बाकी दोनों का कोई लेना देना नहीं है। बायस का ये साइनोनियम हो गया, ये एंटोनियम हो गया, बाकी दोनों का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। तो आपका आंसर क्या हुआ, यहाँ बी हुआ। ठीक है, इज दैट क्लियर। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 43 पर। ठीक, 43 का मतलब होता है अवॉइड करना। अवॉइड करने का मतलब होता है किसी चीज़ से बचना। ठीक, जैसे आपका पेट दर्द कर रहा है तो आप तली भुनी चीज़ों को उसको अवॉइड करेंगे। ठीक है, अगर आप रिजर्व रहते हैं तो बहुत ज़्यादा बकवास को, या जो लोग डींग मारते हैं, झूठ बोलते हैं, उनसे आप बचने की कोशिश करेंगे। तो अवॉइड करना मतलब होता है आप बचना। डॉज का मतलब क्या होता है, चकमा देना। ठीक है, जैसे किसी ने आपको, सपोज करो कोई आपको पकड़ने की कोशिश करे, आप बैठ जाते हैं या मुड़ जाते हैं। किसी ने आप पर हमला किया, आप गर्दन बगल कर लेते हैं, वार खाली जाते हैं, तो वो डॉज देना होता है। डॉज का मतलब चकमा देना होता है। या जैसे पुलिस आपका पीछा करे, भगवान ना करे ऐसा हो, मान लीजिए पुलिस आपका पीछा कर रही है, आप इधर उधर गली कूचे इधर उधर भाग भूग के किसी तरह से उसको चकमा दे के निकल जाते हैं। तो डॉज का मतलब हुआ चकमा देना, लेकिन ये भी हुआ तो ना, आप अवॉइड ही तो कर रहे हैं किसी चीज़ से। मीट का मतलब होता है ना फेस करना, सामना करना। ठीक है, अब ये आ गया। अवर्ट का मतलब भी होता है ना बच के निकलना, किसी चीज़ से बचना। ठीक है, और बाईपास का मतलब भी यही होता है ना, जैसे ये चीज ये हो गया।
और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है, आप यहाँ से जो निकल गए तो ये क्या हो गया, बाईपास हो गया। शहर में क्या होता है, शहर के अंदर ट्रकें नहीं भेजी जाती, भीड़ लगे कि शहर के किनारे किनारे निकाल देते हैं, वो बाईपास हो जाता है। ठीक है, तो बाईपास मतलब होता है किसी एक प्रॉब्लम से बच के निकलना, किनारे से निकल जाना। तो इसमें 3 वर्ड हो गए हैं बच के निकलने वाले। अवॉइड का मतलब बचना, डॉज का मतलब बचना, अवर्ट का मतलब बचना, बाईपास। कभी साइनोनियम में पूछ लिया गया तो ये साइनोनियम हो जाएंगे, और मीट का मतलब फेस करना, ये इनका एंटोनियम हो जाएगा। फिर आंसर हुआ बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 44। ठीक 44 में मीनिंग वर्ड है मॉर्बिड, और मॉर्बिड का मतलब होता है ना एक तरह से बीमार, इल। ठीक है ना, बीमार होता है। तो अब इसका एंटोनियम यहाँ ढूंढो मॉर्बिड का। हॉरिड का मतलब डरावना हो जाएगा, और चेयरफुल का मतलब प्रसन्न हो जाता है, खुश। ग्लूमी माने उदास होगा। तो बीमार और उदास, कुछ कुछ बीमार होगा तो उदास होगा, ठीक है। क्रूएल का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। हॉरिड डरावना है, यहाँ कोई लेना देना नहीं है। अब 2 आ गए। ग्लूमी सिमिलर हो रहा है, और चीयरफुल क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। तो ये उसका एंटोनियम बन जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हुआ, फिर से बी हुआ। ठीक, अब ये ना कहना कि कोई इत्तेफाक है क्या भी, भाई पेपर मैंने नहीं बनाया था, पेपर में जैसे आया था वैसे मैं आपको करा रहा हूँ। मोरोस क्या होता है, देखो मोरोस का मतलब क्या होता है, ग्लूमी, उदास, सैड। अब ये ग्लूमी, सलन, मॉर्नफुल, ये सब के सब क्या हैं, वही मुंह लटकाए हुए, 12 बज रहा है, चेहरे पे दुखी हैं, उदास हैं किसी बात को लेकर के। ये चारों सिमिलर हो गए, ग्लूमी, मोरोस, सलन और ये मॉर्नफुल सब। बचा आपका चीयरफुल। चीयरफुल का मतलब क्या हुआ जानते ही हो, प्रसन्न होता है, प्रसन्नचित्त, हैप्पी होता है। ठीक है, ग्लैड होता है, डिलाइटफुल होता है। तो यही एंटोनियम बना। कभी मोरोस का या ग्लूमी का या सलन का सिमिलर पूछा जाए तो ये चारों वर्ड आपको मिल तो गए ना एक साथ में। चेयरफुल इनका अपोजिट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और ये रहा क्वेश्चन 46। 46 में क्या है, सेरेप्टिसस। सेरेप्टिसस का क्या मतलब होता है बताओ। सेरेप्टिसस का मतलब होता है ना चोरी छुपे, क्या होगा, चोरी छुपे या नज़र बचा के। ठीक है ना, क्या मतलब हुआ, ऐसे ही समझ लो, नज़र बचा के। नज़र बचा के तो मतलब ही समझ जाओगे ना, नज़र बचा के निकलना मतलब चोरी छुपे, चोरी छुपे। तो ये होता है। तो स्लो का कोई मतलब नहीं है, लेजी का कोई मतलब नहीं है। सीक्रेट का मतलब चोरी चोरी हो गया, तो ये तो सिमिलर हो गया। और ओपन का मतलब खुलेआम हो गया, तो ये एंटोनियम हो गया। तो आंसर क्या निकला, डी निकला। ठीक है, अब आया आपका 47। 47 में दिया है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल का मतलब होता है पारंपरिक। क्या हो गया, पारंपरिक। मतलब ये हो गया कि जो चला आ रहा है पीढ़ियों से, वो हो गया। तो ट्रेडिशनल के और वर्ड क्या होते हैं, ट्रेडिशनल का कंजर्वेटिव हो जाता है, कन्वेंशनल हो जाता है, स्टीरियोटाइप हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से तमाम वर्ड आ जाते हैं ट्रेडिशनल के। अब देखो इसके लिए और कौन से वर्ड हमारे आ रहे हैं। अर्थली मतलब सांसारिक, इसका कोई लेना देना नहीं है। कन्वेंशनल क्या हो रहा है, सिमिलर हो रहा है। कस्टमरी का भी सिमिलर हो गया। कस्टमरी मतलब जैसी परंपरा चली आ रही है, तो जो ट्रेडिशन है वही तो कस्टम्स है ना। तो ट्रेडिशन, कस्टम, ट्रेडिशनल, कस्टमरी, कन्वेंशनल सब पारंपरिक है, जो सदियों से चला आ रहा है, तो ये सिमिलर हो गया। मॉडर्न का मतलब क्या हुआ, एकदम आधुनिक, नवीन। तो ये जो मॉडर्न होगा वो सेंस में कस्टमरी का या कन्वेंशनल का अपोजिट होता है, एंटोनियम होता है। और यहाँ आपका आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। ये रहा बॉयंट। बॉयंट का मतलब क्या होता है, जो आर्किमिडीज का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा कि जब कोई वस्तु किसी द्रव पर, किसी लिक्विड पर तैरती है तो उसका भार शून्य हो जाता है। ठीक है ना, ये पढ़ा होगा। तो जब किसी लिक्विड पर कोई चीज़ तैर रही होती है तो वो बॉयंट हो जाती है। लिक्विड पर तैरना ही बॉयंट कहा जाता है। तो भार शून्य हो जाता है ना, तैरेगी तो भार शून्य हो जाएगा। इसका मतलब बॉयंट का मतलब हुआ कि इसमें भार नहीं है, यहाँ फिजिक्स लग रही है। वेटेड का मतलब क्या हुआ, भारी है, तो ये बॉयंट का क्या हो गया, एंटोनियम हो गया। बाउंसी मतलब जो इसमें उछाल हो, पटक दो गेंद जमीन पे उठ जाएगी। तो ये ऐसा नहीं कि उसमें भार नहीं है, उछला, तो इसका मतलब क्या हुआ,
कि वो फोर्स के नाते निकला ना, प्रतिक्रिया जो बल लगा है उसकी वजह से उछल गया है, उसमें वेट होता है, ठीक। और लिवली का मतलब होता है एकदम सजीव जैसा, जिंदा दिल। एंथुजियास्टिक का मतलब क्या होता है ना, उत्साहित होता है, एक्साइटेड होता है। बाकी का कोई लेना देना नहीं है, केवल दो ही वर्ड हैं। बॉयंट हो जाएगा, तैरता हुआ यानी कि हल्का होगा, और वेटेड का मतलब क्या हुआ, भारी हुआ, ठीक। बात समझ में आ गई। तो ये आपका एंटोनियम हुआ, 48 का होगा ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपका 49। 49 में क्या कह रहे हैं, स्ट्रेच। स्ट्रेच का मतलब क्या होता है ना, फैलाव, ठीक है। तो ये फैलाव है, फैलाव। और इलोंगेट का मतलब क्या होता है, ये भी फैला देना। इलोंगेट मतलब लंबा कर देना, किसी को खींच के लंबा कर देना। कंप्रेस का मतलब क्या हुआ, दबा के छोटा कर देना। एक्सटेंड का मतलब फैला देना। लेंथेन का मतलब लंबाई बढ़ा देना। तो देखो इस स्ट्रेच का एलोंगेट, एक्सटेंड और लेंथेन क्या हो रहा है, ये सब एक दूसरे के सिमिलर हो रहे हैं, सब में बढ़ा रहे हो। स्ट्रेच में भी बढ़ा रहे हो, इलोंगेट में भी बढ़ा रहे हो, एक्सटेंड में भी बढ़ा रहे हो, लेंथेन में भी बढ़ा रहे हो। यही कंप्रेस है जिसमें दबा के छोटा कर रहे हो। तो यही होगा आपका एंटोनियम, कौन सा, बी वाला। क्लियर हुआ 49, ठीक है। तो कुछ देखो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त का नहीं है, बस ऐसे ही समझते चलो, प्रैक्टिस कर लो। ये देखो कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कैसे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रहे हैं। मैं जो भी कर रहा हूँ आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि नहीं इसका ये होगा बस हो गया, बस मैं कह रहा हूँ तो मान लो, कुछ ऐसा नहीं। मैं क्यों किसी ऑप्शन को, ए को क्यों या बी को क्यों या सी को क्यों ऑप्ट कर रहा हूँ, वाई आई एम ऑप्टिंग अ पार्टिकुलर ऑप्शन, आई एम टेलिंग यू क्लियरली, ठीक है। तो ऐसे ही एग्जाम में किया करो, ट्राई टू लर्न, मतलब सीखो मत, रटो मत, इसको सीखो कैसे करते हैं, ठीक है। अब अगला वर्ड है आपका फ्रिजिड। फ्रिजिड का मतलब क्या होता है, देखो फ्रिजिड का मतलब होता है जब कोई चीज़ ठंड से जम जाती है, ठीक है। पोल को फ्रिजिड जोन कहा जाता है, ठीक, समझ में आ गया। 66.5 डिग्री के जो नॉर्थ में या साउथ में होगा, 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक के बीच में जो चीज़ें होती हैं वो फ्रिजिड हो जाती हैं ना, फ्रिजिड जोन कहा जाता है, क्योंकि वहाँ हर चीज़ जम जाती है। तो अब देखो ये बर्फ़ से रिलेटेड जमा हुआ है। फ्रॉस्टी, फ्रॉस्ट में भी लगभग वही कोहरा सोहरा होता है। चिली का मतलब होता है कपकपाती वाली ठंड हो गई। साल्टी नमकीन हो गया, कोई लेना देना नहीं है। वार्म का मतलब गर्म है, गुनगुना है। तो देखो फ्रिजिड भी ठंडा है, फ्रॉस्टी भी ठंडा है, और चिली भी ठंडा है। ये चिली मिर्च ना समझना, ठीक है। ये तो कहा वार्म आपका अपोजिट हो गया, तो आंसर क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम शायद नहीं होनी चाहिए। अब आया आपका क्वेश्चन नंबर 51। 51 का मतलब क्या हुआ, सीवियर। सीवियर का मतलब जानते हो क्या होता है, जब कोई चीज़ बहुत तीव्र होती है। तीव्र का मतलब चाहे दर्द हो, ठीक है। सीवियरिटी कहते हैं, सीवियरिटी बढ़ गई है, उसकी तीव्रता बढ़ गई है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तो ये होता है सीवियर। स्ट्रिक्ट हो गया तो ये काफ़ी सिमिलर हो गया। क्रूएल यहाँ कोई लेना देना नहीं है इसका। माइल्ड का मतलब क्या हुआ, माइल्ड मतलब सॉफ्ट होगा, नरम होगा। हार्श मतलब भी वही सीवियर या स्ट्रिक्ट ही हो जाएगा, या सिमिलर में चला जाएगा, ठीक है। तो सारे वर्ड निगेटिव हैं, सीवियर है, स्ट्रिक्ट है, क्रूएल है, हार्श है, ये सब के सब निगेटिव वर्ड हैं, निगेटिव हैं। हालांकि क्रूएल का कोई लेना देना यहाँ है जी। यहाँ पर माइल्ड मतलब क्या हुआ, नरम हो गया, सॉफ्ट हो गया, चाहे कोई वस्तु हो चाहे किसी व्यक्ति का दिल हुआ, तो ये माइल्ड है, यही अपोजिट होगा ना इसका, तो ये आंसर सी होगा आपका। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 52 पर। 52 में देखो क्या है, इनोक्यूअस दिया हुआ है। अच्छा, फिर मैं वही बात कल वाली दोहराऊंगा। इनोक्यूअस, ये मैं जब आपको नेगेटिव्स पढ़ा रहा था, आपको याद होगा, नेगेटिव्स का शायद पार्ट 1 है, अब इतना नहीं याद है मुझे, नेगेटिव्स के पार्ट 1 में जहाँ तक याद पड़ रहा है वही है। नेगेटिव्स के पार्ट 1 में ये वर्ड आया था, इनोक्यूअस, ठीक है। तो अब कल वाले में भी मैंने इसका लिंक डाल दिया था नेगेटिव्स का, आज फिर डाल दूंगा इसके साथ में। जिन्होंने नहीं देखा है वो लोग देख लें भाई। देखो देख लोगे तो मेरा नहीं, अपने साथ अन्याय करोगे। देख लो, अगर नहीं पता हो, जानते हो तो कोई बात नहीं है, नेगेटिव्स हैं तो एक बार देख लोगे तो फ़ायदा ही होगा। इनोक्यूअस का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था कि हार्मलेस, जो एनिमल के लिए यूज़ किया जाता है, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, वो इनोक्यूअस होता है,
ठीक है। तो यहाँ पे इंडिफरेंट का तो कोई लेना देना नहीं है। हार्मफुल क्या हो गया, इसी का अपोजिट। इनोक्यूअस मैंने क्या बोला था, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, हार्मफुल नुकसान पहुंचाता है। तो ये रहा आपका एंटोनियम। इनोसेंट का मतलब नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हार्मलेस नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इनोसेंट और डी वाला हार्मलेस क्या हो गया, सिमिलर हो गया, और हार्मफुल जो हो गया ये क्या हो गया, एंटोनिम हो गया। और इंडिफरेंट का कोई लेना देना नहीं। तो आपका आंसर जो बना वो क्या होगा, बी होगा। ठीक है, आगे बढ़ो, 53 में आ जाओ। क्या कह रहा 53, इंट्रेपिड। तो इंट्रेपिड क्या चीज़ होता है, देखो इंट्रेपिड का एक सीधा सा वर्ड बोलूँ आपको तो इसका मतलब होता है ढीठ। सुना होगा ना, टाटा डा ढा, ये हो गया ढीठ कोई व्यक्ति होता है। तो कोई ढीठ कब होगा, ढीठ होने का मतलब वो निडर होगा। ठीक है, निडर प्लस बेशरम, ठीक है ना, दो चीज़ें होनी चाहिए, बेसिक ज़रूरतें हैं ना ये। ढीठ होने के लिए निडर होना, बेशरम होना। जैसे कोई आदमी उसको डांट के भगा दिया और वो दोबारा फिर से आ गया, तो एक तो उसने अपनी शर्म तोड़ी, बेशरम हो जाएगा, दूसरे उसको डांटे जाने मारे जाने का डर नहीं लग रहा। तो निडर प्लस बेशरम इज इक्वल टू ढीठ। समझ में आ जाए ना, दोनों चीज़ों का मिक्सर होगा। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे क्या मैथ पढ़ा रहे हैं इसमें। कुछ क्वालिटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें इस तरह का मिक्सचर होता है भाई, वो हम नहीं बता रहे हैं, साइकोलॉजी बताती है। ठीक है, आ जाओ फिर हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इंट्रेपिड, तो ये हो गया ढीठ। ढीठ में कावर्डली तो इसका अपोजिट होगा, क्योंकि निडर वो है ना, वो डरता नहीं है, ये अपोजिट हो गया। आपका आंसर मिल गया ए। बाकी और देखना चाहो तो देख लो। रिस्पॉन्सिव होता है, जिम्मेदार होता है। अनइमोशनल का यहाँ कोई लेना देना नहीं, जो इसमें कोई इमोशन या भावुकता जज्बात नहीं होते। सेंटिमेंटल, अब इन तीनों का कोई लेना देना नहीं। अनइमोशनल सेंटिमेंटल एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। रिस्पॉन्सिव का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, यहाँ कोई मतलब नहीं, वैसे उसका मतलब जिम्मेदार होता है। तो एक डायरेक्ट एक अपोजिट दे दिया था, इंट्रेपिड का कावर्डली। बाकी तीनों ऑप्शन का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, तो उन्हें छोड़ ही दो। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं जिसमें एक ही ऑप्शन सुटेबल हो। अब अगला है 54 में कोरोबोरेट हो। व्हाट डू यू मीन बाय कोरोबोरेट। तो कोरोबोरेट का एक्चुअली जो मतलब होता है ना, वो कोऑपरेट करना होता है। हम किसी के साथ सहयोग करते हैं जब, तो वो होता है कोरोबोरेट करना। समझ में आ गया, सहयोग करना, सपोर्ट करना, कोरोबोरेट करना, असिस्ट करना, ठीक है ना। तो ये हो गया कोरोबोरेट करना। कोऑपरेट करना होता है ना, कोऑपरेट में सपोर्ट ही तो करते हैं किसी को। तो कंफर्म करना, वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब क्या होता है, सत्यता की जांच करना। वेरिफिकेशन होता है ना, तो ये सत्यता की जांच होती है। अपोज का मतलब विरोध करना। वैलिडेट, वैलिडेट का मतलब वही, वेरीफाई करोगे तो वैलिडेट होता है ना, उसके वैलिडेट मतलब वैधता की जांच करना। मतलब ये वैध है, लीगल है कि नहीं है, वैलिडिटी जिसको कहते हो वो होता है वैधता की जांच करना। और वेरीफाई सत्यता की जांच करना। तो ये हो गया। तो कोरोबोरेट में लगभग ये सारी चीज़ें आ रही हैं ना। कोरोबोरेट करना मतलब कंफर्म करेंगे या वेरीफाई करेंगे या वैलिडेट करेंगे। हालांकि कुछ डायरेक्ट सिनोनियम है नहीं, ये मानो कि दूर दूर से अगर रिलेशन लगाओगे तो हो जाएगा। और अपोज जो है वो ठीक से, कोरोबोरेट मतलब सपोर्ट करना, और अपोज क्या है, एकदम से विरोध करना। तो यही है कोरोबोरेट का एंटोनियम। ठीक, समझ में आ गया। तो ये होगा आपका आंसर सी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 55। 55 मतलब 55 में क्या है, ब्लंट। ब्लंट को सीधे सीधे अगर कहो तो गांव में इसको कहते हैं भोथरा। सुना होगा, जो गांव के बच्चे होंगे समझ गए होंगे। भोथरा का मतलब क्या होता है, जिसमें धार नहीं होती। क्या होती है, धार नहीं होती है। धार का मतलब हम लोटे वाले धार की बात नहीं कर रहा है। धार का मतलब क्या होगा, कोई ऐसा चाकू, कोई ऐसा हथियार, ठीक है, कुदाल, गड़ासा, फरसा, कोई भी इस तरह की चीज़ हो जिसमें धार ना हो, उसको कहते हैं भोथरा। जिसमें कोई पॉइंट नहीं होता, मोटा एंड होता है, तो वो हो गया। ठीक, ब्लंट समझ में आ गया। तो कभी कभी लोगों को भी बोल दिया जाता है ब्लंट, मतलब उसके दिमाग में कोई धार नहीं है, उसके दिमाग में पॉइंट नहीं है, शार्पनेस नहीं है, तो कहते हैं मंदबुद्धि है, वो कह देते हैं। तो पॉइंटलेस क्या होगा, ब्लंट का सिमिलर हो जाएगा पॉइंटलेस। राउंड माने गोल, यहाँ कोई लेना देना नहीं इसका। डल का मतलब हो गया बुद्धि से रिलेटेड हो गया, अगर ब्लंट बुद्धिहीन समझो तो डल सिमिलर हो जाएगा। शार्प का मतलब क्या हो गया, बहुत तेज। तो तेज चाहे बुद्धि से ले लोगे तब भी शार्प मतलब तेज होगा, और अगर
चाकू वगैरह की धार ले लो, चाकू कहो बहुत शार्प है तो धार के लिए आ जाएगा। तो फिलहाल किसी भी कीमत पर ब्लंट का जो अपोजिट होगा वो शार्प ही होगा, यही उसका एंटोनियम होगा। तो आपका आंसर जो होगा वो कौन सा लगाया जाएगा, आंसर होगा डी। तो आगे बढ़ते हैं 56 पे। ठीक, क्वेश्चन है ट्रांसपेरेंट। ये भी 2 बार आ चुका है, ध्यान रखना। कल नहीं आया था, आज ये आया है 2 बार। कल आया था इम्परवियस, जिसमें पानी नहीं पार कर सकता। आज आया है ट्रांसपेरेंट, जिसमें लाइट पार कर सकती है। तो ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ये 2 बार आ चुके हैं इसी 2020 में और CHSL में ही। अभी नीचे बढ़ोगे तो मैं याद दिलाऊंगा मैं कि पहले 56 में आया है ये। क्वेश्चन नंबर नहीं याद रहेगा तभी मैं ये वर्ड याद रखना कि ट्रांसपेरेंट इसके पहले आ चुका है। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, लाइट जिसको पार कर जाती है या जिसके इस पार से उस पार दिखाई देता है। तो ब्यूटीफुल मतलब सुंदर होगा, यहाँ इसका कोई मतलब नहीं। ओपेक का मतलब अपारदर्शी, जिसकी उस पार दिखाई नहीं देता है। तो ये आपका एंटोनियम हो गया। शाइनिंग चमकीला हो गया, क्लीन साफ हो गया, इनका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। तो एंटोनियम यही है, आपका आंसर इसमें क्या होगा, बी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका 57 मेजर मतलब क्या होता है, ये मात्रा के लिए होता है। कल मैंने बोला था कि मैं मात्रा पे या अमाउंट पे आप लोगों को एक वीडियो बनाने वाला हूँ सिमिलर और अपोजिट का। तो मेज़र का मतलब क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो मेज़र का मतलब स्कांटी क्या हो गया, सिमिलर, डेफिशिएंट क्या हो गया, सिमिलर, स्कार्स क्या हो गया, सिमिलर। ये मेज़र का मतलब बहुत कम। तो ये भी सिमिलर हो गया, ये भी सिमिलर हो गया, ये भी सिमिलर हो गया। नोट कर लो, 3 सिमिलर तो यही मिल गए। ठीक है, और बचा क्या, सफिशिएंट मतलब पर्याप्त होगा, तो यही अपोजिट होगा इसका। क्लियर हो गया। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, आ जाओ 58 पर। 58 में आप लोग क्या करो ना, जैसे मैं जल्दी से मतलब मैं बढ़ा जा रहा हूँ, तो आप क्या करो ना, वीडियो रोक लो, नोट कर लो। ठीक है, जहाँ भी ज़रूरत लगती है वीडियो रोको, नोट करो, कॉपी बनाते रहो। अच्छा है, अगर याद है और दिमाग में जा रहा तो कोई बात नहीं है, तब तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हॉरेंडस एक वर्ड होता है ना, हॉरेंडस क्या मतलब होता है हॉरेंडस का जी। 58 में हॉरेंडस का जो मतलब होता है ना वो है वेरी बैड। ये वर्ड है हॉरेंडस। इसका जो मीनिंग एग्जैक्टली होता है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो कह रही है वो है बैड। एक्चुअली बैड ही नहीं है, वो वेरी बैड है। थोड़ा मतलब नॉर्मल बैड नहीं है, ये है वेरी बैड। ठीक, तो वेरी बैड में अब देखो क्या आ सकता है, अपोजिट याद करना, अपोजिट लगाना है। फ्राइटनिंग डरावना हो गया तो करीब बैड ही होगा। वाचफुल सतर्क होगा, यहाँ कोई मतलब नहीं है। ड्रियरी का मतलब हो गया नीरस, सूखा हुआ, ये भी यहाँ कोई मतलब नहीं है। प्लेजेंट का मतलब क्या हुआ, सुखद, क्या होगा ये, सुखद, जिसे देखकर आनंद मिल जाए, जिसे देखकर खुश हो जाओ, वो प्लेजेंट हो गया, डिलाइटफुल हो गया। तो बैड का अपोजिट तो मुझे लग रहा है कि यहाँ यही निकाल सकते हो। हालांकि कुछ डायरेक्ट नहीं है इसमें, वेरी बैड का डायरेक्ट तो नहीं, वेरी गुड नहीं है, लेकिन यह है कि प्लेजेंट दिया है तो वेरी गुड में आएगा। वही एक अपोजिट, वही एक एंटोनियम यहाँ समझ में आ रहा है। ठीक है, और यही आंसर भी था जो आयोग ने, जो SSC ने दिया था, वो भी आंसर यही था। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं 59 में। ठीक, 59 में देखो आया ना, मैं बोल रहा था कि 56 में था ना ट्रांसपेरेंट, देखो फिर आ गया, दिखाता हूँ मैं, जल्दी ही तो था ये क्वेश्चन। 56 में था ना, ये देखो ये था ना 56, ये रहा। 56 में ट्रांसपेरेंट पूछा था और फिर 59 में पूछा था। तो 56 का मतलब हुआ कि ये सेट नंबर कौन सा रहा होगा, 28, 28वां सेट था ये। और ये देखो फिर आ गया 59 में, मतलब ये 30वां सेट है। 30वें सेट में फिर आ गया, 28वें और 30वें दोनों में पूछा था ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट वहाँ मैंने बताया था कि पारदर्शी, जिसके इस पार से उस पार दिखाई देता है, लाइट जिसको पार कर सकती है। अपोजिट ढूंढो, तो देखो सुपरफिशियल होगा नहीं, साई मतलब शर्मीला होगा, ओपेक मतलब क्या होगा, जो जिसके आर पार दिखाई नहीं देता, वहाँ भी यही ऑप्शन था, यहाँ भी यही ऑप्शन है। क्लियर मतलब होता है साफ सुथरा, तो ओपेक यहाँ पर एंटोनियम हुआ, फिर वही सी। तो ट्रांसपेरेंट का हमेशा ओपेक ही एंटोनियम आएगा, बार बार ये पूछा जा रहा है, ध्यान रखो इसका। वैसे आई थिंक ये तो सबको पता ही होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 60 है कंटेमिनेट। तो कंटेमिनेट मतलब जानते हो, पल्यूट करना, मतलब किसी चीज़ को प्रदूषित करना या दूषित करना या गंदा करना, ये कंटेमिनेट करना होता है। तो डी वाला देखो ये तो सिमिलर हो गया।
क्लींज मतलब साफ करना, ये अपोजिट हो गया। डिस्टर्ब कोई लेना देना नहीं यहाँ पर। और कन्वर्ट का मतलब चेंज कर देना, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो एक सिनोनियम दिया है, एक एंटोनियम दिया है। पैल्यूट सिनोनियम हो गया, क्लींज एंटोनियम हो गया, यही आपका आंसर है, सी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 61 पे आ जाते हैं हम लोग। 61 क्या कर रहा, इनऑर्डिनेट, तो ये भी क्वांटिटी पर ही आ गया। फिर वही बात आई, थोड़ी देर पहले आई थी ना, क्वांटिटी मेजर का मतलब बहुत कम होता है, और इनऑर्डिनेट का मतलब होता है ना प्रचुर मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में, ये हो जाता है इनऑर्डिनेट। ठीक है, मुझे लगता है इस पर बनाना ही पड़ेगा। तो प्रचुर मात्रा में। एक हो गया डिस्प्रोपोर्शनेट, डिस्प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या हुआ, गलत अनुपात में होगा। तो प्रचुर का अपोजिट गलत अनुपात तो होगा ही नहीं। इरेशनल का मतलब होता है जिसमें कोई लॉजिक ना हो, जिसमें कोई तर्क ना हो, यहाँ भी इसका भी कोई मतलब नहीं है। रीजनेबल का मतलब होता है ना उचित, उचित मात्रा। ठीक है, किसी चीज़ की मात्रा हो जाती है, दाम वगैरह होता है उचित। एक्सॉर्बिटेंट भी हो गया क्या, सिमिलर हो गया। एक्सॉर्बिटेंट का मतलब भी वही होता है प्रचुर मात्रा में। अबंडेंट हो गया, प्लेंटी हो गया, एम्पल हो गया, अ लॉट ऑफ हो गया, तो सफिशिएंट या सरप्लस हो गया, ये सब चीज़ें होती हैं। तो दो हो गए प्रचुर के लिए। जो क्वेश्चन था इनऑर्डिनेट ये वाला और एक्सॉर्बिटेंट ये वाला, दोनों प्रचुर या बहुत अधिक के लिए लग गया, और रीजनेबल केवल उचित मात्रा में हो गया। तो अब हमारा जो आंसर होगा 61 का, वो क्या लगा सकते हैं, तो यही हो गया। वहाँ बहुत ज़्यादा है तो हमें बहुत कम का ऑप्शन नहीं मिला। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ मतलब है बहुत ज़्यादा, तो इसका जो अपोजिट होगा वो बहुत कम होगा। तो बहुत कम होता तो, लेकिन हमें ऑप्शन ही नहीं मिला बहुत कम का। जब बहुत कम का नहीं मिला तो बहुत ज़्यादा का जो अपोजिट हम पाएंगे वो क्या होगा, उचित मात्रा। तो बहुत ज़्यादा मात्रा अनुचित मात्रा हो जाएगी, और रीजनेबल मात्रा क्या उचित मात्रा हो गई, तो वो उसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो आंसर यहाँ पे सी ही लगाओगे। भले आपको जो आप सोच रहे थे, जो आप चाह रहे थे, चाह तो आप ये रहे थे ना कि कम मात्रा के लिए कोई वर्ड मिले, मिला ही नहीं, तो क्या करोगे, आंसर ही नहीं लगाओगे क्या। तो दूसरा जो सबसे सुटेबल है वहाँ आपकी बुद्धि काम करेगी। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है पंजेंट। तो पंजेंट का क्या मतलब होता है बताओ जरा। पंजेंट का मतलब एक तरह से जो चिड़चिड़ा टाइप का होता है। ठीक है, नीरस तीखा टाइप का होता है, तीखा, लेकिन ये नेचर से होगा। मिर्ची वाला तीखापन नहीं भाई, समझ लेना, ये मिर्ची वाला तीखापन नहीं है, ये स्वभाव वाला तीखापन है, किसी के नेचर में होता है। मतलब बड़े चिड़चिड़े, बड़े कड़वे से होते हैं कुछ बड़े प्यार से बोलेंगे तभी कर्कश ही लगता है। तो अब देखो इसमें जो सार है, सार मतलब क्या हुआ, खट्टा हो गया, और बाइटिंग मतलब ये चुभता हुआ हो जाएगा, तो ये सिमिलर ही हो गया। शार्प भी सिमिलर ही हो गया। माइल्ड का मतलब क्या हुआ, बड़ी नरमी से। तो यही एक ऑप्शन बच रहा है जो इसका एंटोनियम हो सकता है। पंजेंट निगेटिव सेंस में जाएगा, सार भी निगेटिव सेंस में जाएगा, नेचर बाइटिंग भी निगेटिव जाएगा, शार्प भी निगेटिव जाएगा। ठीक है ना। तो माइल्ड क्या है, ये पॉजिटिव सेंस में जा रहा है। तो यही आपका आंसर बनेगा, ए वाला जो है ना वही आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 63। क्या कह रहा है, ब्लांड। ब्लांड का मतलब फिर क्या होगा, ब्लांड का मतलब एक तरह से बोरिंग समझो इसको। ठीक है, नीरस, नीरस कहते हैं ना किसी चीज़ को, नीरस हो जाता है, डिसइंटरेस्टिंग होता है, अनइंटरेस्टिंग होता है, नीरस, बोरिंग होगा। तो नीरस होगा तो क्या होगा, बोरिंग होगा, तो ये तो सिमिलर हो गया। एक्साइटिंग होगा तो ये तो अपोजिट हो जाएगा, एक्साइटिंग। फ्लिमजी का मतलब जानते हो क्या होता है, ये धुंधला होता है, जो स्पष्ट नहीं होता। फ्लिमजी, कभी क्लियर का अपोजिट पूछे, एंटोनियम पूछे तो फ्लिमजी लगा सकते हो। वीक मतलब कमज़ोर होता है, इन दोनों का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, ये रेफरेंस नहीं है। फ्लिमजी किसका, क्लियर का अपोजिट होता है, एंटोनियम होता। तो यहाँ जो दो वर्ड हमको मिले हैं इससे रिलेटेड, ब्लांड से रिलेटेड जो मिले हैं वो है बोरिंग और एक्साइटिंग। बोरिंग सिमिलर है और एक्साइटिंग एंटोनियम है, और आपका आंसर होता है बी। ठीक है, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 64। क्या कह रहे हैं 64 में, 64 में है परनिशियस। परनिशियस का मतलब क्या होता है, हानिकारक। कोई भी वो चीज़ जो आपको नुकसान करती है, जो इंजरियस है। क्या हो गया इसका मतलब, इंजरियस। जैसे कहते हैं सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, तो ये क्या हो गया, इंजरियस हो गया। या आप कह सकते हो नुकसानदायक के लिए आप हार्मफुल है कोई चीज़, ये हो गया। या आप नुकसानदायक के लिए एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, डेट्रीमेंटल कोई चीज़ होती है,
ये भी नुकसानदायक होती है। और एक परनिशियस, ठीक है, ये दिया ही हुआ। तो ये मैंने जो कुछ लिखे हैं थोड़े से ये सिमिलर हैं। परनिशियस में नुकसानदायक, ये सब उसके क्या हो गए, सिमिलर हो गए, ठीक है ना। अब इसका अपोजिट आपको देखना है जो नुकसानदायक हो। तो नुकसान, अच्छा ये नुकसानदायक है, हमें अब फायदेमंद देखना है। तो बेनिफिशियल क्या होता है, जो हमें फ़ायदा देता है। तो ये आपका एंटोनियम होगा और यही आपका आंसर भी होगा। बाकी वर्ड देख लेते हो। तो नेफेरियस का मतलब जानते क्या होता है? नेफेरियस मतलब होता है विक्ड, दुष्ट टाइप का इंसान होगा, विक्ड होगा, वो नेफेरियस होता है। मेलिशियस कौन होता है? जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इलविल होती है। इलविल का मतलब जिसके अंदर बहुत ज़्यादा दुर्भावना होगी तो वो जेलस होगा, ठीक है ना। इलविल का मतलब होगा वो तुम्हारा बुरा चाहेगा। ही विल प्रे टू गॉड टू हार्म यू, तुम्हारा नुकसान हो, वो तुम्हारा बुरा चाहता है, वो आदमी मेलिशियस होता है। मेल कंटेंट, माल कंटेंट का मतलब क्या होता है? देखो दो वर्ड मिले हैं, एक MAL, ठीक है, MAL जहाँ लग जाता है वो सेंस आ जाता है बैड का, ठीक है। और कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। तो माल कंटेंट का मतलब क्या हुआ? वो व्यक्ति जो असंतुष्ट हो, जो बुरे ढंग से संतुष्ट हो, मतलब जो सेटिस्फाइड नहीं है, वो माल कंटेंट वाला व्यक्ति हो गया, ठीक है। तो माल कंटेंट असंतुष्ट व्यक्ति होगा, मेलिशियस जिसके अंदर दुर्भावना होती है, नेफेरियस दुष्ट होगा, विक्ड होगा, बेनिफिशियल जो परोपकार करता है, दूसरों का भला करता है, परनिशियस हानिकारक नुकसानदायक होता है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? ए हुआ, ठीक है। नोट कर लीजिएगा आप लोग इन वर्ड्स को, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। स्परियस, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। स्परियस का मतलब क्या होता है? जाली या नकली। जैसे कागजात, डॉक्यूमेंट वगैरह लोग नकली या जाली बनवा लेते हैं, मुहर बनवा लेते हैं, आई कार्ड बनवा, अरे यहाँ तक कि आधार कार्ड तक तो लोग नकली जाली बनवाए हुए हैं। तो आर्टिफिशियल का मतलब हो गया ये बनावटी हो गया। फोनी का मतलब भी हो गया नकली, देखो ये भी सिमिलर हो गया, ये भी सिमिलर हो गया। काउंटरफीट का मतलब भी नकली होता है। और वर्ड आपको बता दें, फेक एक वर्ड होता है, फेक, फेक मतलब भी नकली होता है। एक वर्ड होता है बोगस, बोगस का मतलब भी नकली होता है। तो बहुत सारे वर्ड हैं नकली के या जाली के, फर्जी के। और एक वर्ड होता है फोर्ज्ड, फोर्ज्ड का मतलब क्या हुआ? यही फर्जीवाड़ा करके बनाया हुआ, ये भी नकली होता है। तो अब क्या हो गया? असली कौन है? जेन्युइन, ये जेन्युइन होता है, जेन्युइन होता है या ऑथेंटिक होता है, ये आ गया आपका एक वर्ड और ऑथेंटिक हो गया, जेन्युइन हो गया। या आप कह सकते हो रियल हो सकता है, या आप कह दो ओरिजिनल है। ये सब क्या हो गए? असली। नकली के लिए कई वर्ड मैंने आपको बता दिए थे। तो ये आपका आंसर क्या होगा? डी होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 66 पे। 66 क्या है? हैजी, हैजी का मतलब क्या होता है ना? अस्पष्ट, नॉट क्लियर, जो धुंधला होता है, नॉट क्लियर होता है। या इसी को हम लोग कल पढ़े थे वेज, वेज का मतलब अस्पष्ट होता है, क्लियर नहीं होता। एक वर्ड और होता है इसके लिए, इम्प्लिसिट, IMPLICIT, इम्प्लिसिट का मतलब भी होता है जो स्पष्ट ना हो, जो क्लियर ना हो। तो फेंट का मतलब क्या हुआ? बेहोश, धुंधला होता है। सॉफ्ट का, हैजी भी धुंधला होगा ना, क्लियर नहीं होगा तो फेंट होगा। सॉफ्ट का मतलब नरम होगा, डिम का मतलब धुंधला होगा, क्लियर का मतलब स्पष्ट होगा। तो मतलब समझ गए ना? हैजी नॉट क्लियर, फेंट नॉट क्लियर, सॉफ्ट का कोई लेना देना नहीं, डिम का हो गया नॉट क्लियर, ये तीनों सिमिलर हो गए। और क्लियर का मतलब ये अपोजिट हो गया इसी का। तो आंसर क्या हो गया? डी हो गया। आगे आओ, एक वर्ड आया 67। थोड़ी देर पहले एक किसी क्वेश्चन का ये ऑप्शन था, ठीक है ना, किसी क्वेश्चन में ये ऑप्शन के रूप में आ रहा था। देखो क्वेश्चन क्या है? मेलिशियस। में एक बार फिर ढूंढता हूँ, ठीक दिखाता हूँ कहाँ था ये मेलिशियस। ये देखो परनिशियस में दिया हुआ था ना, 64 परनिशियस में दिया है मेलिशियस, और यही फिर आके यहाँ पे क्वेश्चन बन जा रहा है, ये देखो, ठीक है। तो जो आज ऑप्शन है वो कल क्वेश्चन बनेंगे, ये सब तो चलता रहता है जी। मेलिशियस मतलब वहाँ मैंने बताया था इलविल जिसके अंदर होती है, जिसके अंदर दुर्भावना होती है, जो दूसरे का बुरा चाहता है, अहित चाहता है, वो मेलिशियस होता है। जेलसी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर। डिसेंट का मतलब बड़ा शालीन होगा, सभ्य होगा, तो ये मेलिशियस नहीं होगा, ये तो हो गया ना अपोजिट। बायस्ड का मतलब क्या होता है? अभी कुछ देर पहले आया था, मैंने जिसको कहा था भेदभावपूर्ण, जिसके अंदर पक्षपात होता है। तो ये क्या था? ये तब क्वेश्चन था, अब ऑप्शन है। तो बायस्ड माने भेदभाव होता है,
और कल्पेबल है, एक वर्ड है कल्पेबल। कल्पेबल का मतलब क्या हो जाता है बताओ? कल्पेबल का मतलब होता है दंडनीय या निंदनीय, पनिशेबल होता है या कमेंडेबल होता है। ये क्या हो गया? दंडनीय, पनिशेबल हो गया, या फिर कंडमेबल हो गया। कंडमेबल का मतलब जिसको आप कह सकते हो निंदनीय, जिसकी आलोचना करने लायक है। तो अच्छा वर्ड है, नोट कर लेना, कल्पेबल बढ़िया वर्ड है। परवर्टेड का मतलब क्या होता है ना, बहुत ही विकृत मानसिकता वाला, विकृत मानसिकता, बहुत ही डिस्टार्टेड, जिसकी मेंटलिटी हो गई विकृत मानसिकता वाला। विकृत शरीर नहीं होगा, विकृत मानसिकता होगी, वो परवर्टेड हो जाएगा। तो इसका और इसका तो कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। बायस्ड का भी कोई मतलब है नहीं आ रहा है। मेलिशियस का अपोजिट क्या होगा? ये बुरा आदमी हो गया ना, और ये डिसेंट अच्छा आदमी हो गया, शालीन हो गया, तो यही इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ 68 पर। 68 में क्या कह रहे हैं? रिजाइन करना। रिजाइन मतलब होता है नौकरी छोड़ देना, और ज्वाइन करना उसका अपोजिट हो गया। आंसर तो मिल गया आपको। एक्सेप्ट मैंने स्वीकार करना होगा, तो रिजाइन का तो अपोजिट खैर होगा ये एक्सेप्ट, लेकिन अब ज़्यादा सुटेबल क्या होगा? अगर ज्वाइन ना दिया होता, अब यही देखो, सपोज कि आपके पास ये ऑप्शन ना होता तो एक्सेप्ट वाला ऑप्शन हो जाता, लेकिन अब देखो एक्सेप्ट भी दिया है और ज्वाइन भी दिया है, तो फिर ये सुटेबल होगा, क्योंकि रिजाइन छोड़ देना नौकरी वगैरह के लिए लगता है, और ज्वाइन नौकरी कर लेने को कहते हैं। ये साइन मैंने सिग्नेचर करना, रिजेक्ट मैंने इनकार करना, तो रिजाइन जैसा ही हो जाएगा, रिजेक्ट। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पर ना, एक्सेप्ट और ज्वाइन में ज़्यादा सुटेबल कौन होगा? ज्वाइन होगा। ठीक है, अब आ जाओ 69 पर। ठीक, ये 69 है प्लंज। प्लंज का मतलब क्या होता है ना, कहीं गोता लगाना, डूबना। जैसे मान लो नदी तैर रही है, पेड़ पर से कूदो सीधे छपाक से नदी में, तो उसको क्या कहोगे? प्लंज करना हो जाता है। तो प्लंज करना मतलब क्या हुआ? आप नीचे की ओर जा रहे हो, ये नदी है, आप यहाँ से कूदे तो आप क्या जा रहे हो? नीचे की ओर जा रहे हो, ये नीचे। प्लंज मतलब डूबना हो जाता है। ठीक है ना, ये हो गया डूबना। तो डूबेंगे आप तो नीचे जाएंगे ना, तो इसका अपोजिट क्या निकलेगा? ऊपर जाना निकलेगा। तो प्लंज में आप ये ऐसे डाइव मारते हो, नीचे की ओर जाते हो, तो डाइव मारना भी सिमिलर हो गया, डाइव में नीचे ही जाएंगे। डक माने डुबकी लगाना होगा, ये भी सिमिलर हो गया आपका। फॉल में भी नीचे की ओर गिरेंगे, तो ये भी सिमिलर हो गया। तो ये सब तो सिमिलर हो गया, तो एक अपोजिट निकला, यही राइज है जो ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है ना, ये ऊपर होगा, तो ये आपका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और हेस्ट अगला वर्ड है आपका, क्या? हेस्ट। हेस्ट का मतलब क्या होता है ना, जल्दबाजी करना। क्या होता है इसका मतलब? जल्दबाजी करना। ठीक है, जल्दबाजी है। तो अर्जेंसी क्या होता है? जल्दबाजी होती है। पीस का मतलब शांति, यहाँ कोई लेना देना नहीं है। डिले मतलब देर करना, डिले क्या हो गई? देर करना। और ड्राइव का मतलब चलाना, गाड़ी चलाना। इन दोनों का कोई मतलब नहीं है, तो एक सिमिलर है और एक अपोजिट है। हेस्ट मतलब क्या हुआ? जल्दबाजी करना। अर्जेंसी सिमिलर हो गया, इमरजेंसी के लिए लगता है। डिले माने देर करना, ये आपका एंटोनियम हो गया, तो आंसर क्या होगा? सी हो गया। ठीक, 2 क्वेश्चन और बाकी रह गए हैं। अब 71 क्या है? ग्रेसफुल है। तो ग्रेसफुल का मतलब जानते हो क्या होगा? ये सुंदर होगा, साफ सुथरा होगा, अच्छा होगा। ठीक है ना, तो ग्रेसफुल सुंदर के सेंस में आ जाएगा। जो भी ग्रेसफुल है वो क्या है? सुंदर है। ठीक, और प्रिटी मनी क्या होता है? ये भी सुंदर होता है, तो ये सिमिलर हो गया। डेंजरस खतरनाक होता है, ये ना तो सुंदर है ना बदसूरत है, तो सुंदर का अपोजिट खतरनाक थोड़े होगा, तो ये तो अपोजिट ना है ना सिमिलर है। अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव है तो सुंदर ही होगा, तो ठीक है, ये सिमिलर हो गया। ऑकवर्ड मतलब अटपटा सा होगा, बहुत बेहुदा, बेढंगा, ऑकवर्ड। तो फिलहाल सुंदर के अपोजिट में यही ले पाएंगे जो ऑकवर्ड है। डेंजरस नहीं लेंगे, ऑकवर्ड को लेंगे। ठीक है, क्योंकि डेंजरस फील करने में होता है और ऑकवर्ड देखने में होता है। ग्रेसफुल देखने से रिलेटेड है ना, तो दोनों देखने वाला आ जाएगा। यहाँ पे ऑकवर्ड आपका आंसर होगा, जो डी है। ठीक है, आगे बढ़ो। ये आखिरी क्वेश्चन आज का आपका एंटोनियम का। ठीक है, CHSL के सारे एंटोनियम हम लोगों ने कर डाले। ठीक है, देखो इसको भी कर लेते हैं। कंस्टेंट, कंस्टेंट का मतलब एक जैसा लगातार बना रहे। और कम्पिटेंट कल आया था, ये जब कौन से वर्ड में आया था मुझे वर्ड भी याद है, इनेप्ट था, वर्ड था इनेप्ट। और इनेप्ट का मतलब होता है कुशल। ठीक है ना, सक्षम। अब यहाँ कुशल के लिए हमने बताया था कॉम्पिटेंट क्या हो गया? वो सिमिलर होता है इनेप्ट का।
तो इनेप्ट हो गया, ये कॉम्पिटेंट हो गया कुशल, और ये कंस्टेंट हो गया। तो इसका तो यहाँ कोई लेना देना नहीं है, वो धोखा देने के लिए लगा है। स्टैटिक मतलब एक जगह ठहरा हुआ, रुका हुआ, तो ये कंस्टेंट का सिमिलर हो जाएगा। और अनचेंजिंग मतलब जो परिवर्तित नहीं होता, जो चेंज नहीं होता, वो कंस्टेंट रहता है, ये सिमिलर हो गया। फ्लक्चुएटिंग का मतलब जो बदलता रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, ये फ्लक्चुएट करना होता है। या फिर आप कह सकते हो अनस्टेबल, या आप कह सकते हो फिकल। तो ये सब क्या होते हैं, ये बदलते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। तो ये आपका आंसर क्या होगा, 72 का डी। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या कर डाले, हम लोगों ने किया CHSL 2020 के 36 सेट जो भी थे, CHSL 2020 का 36 सेट था। 36 सेट में कुल कितने क्वेश्चन थे, 72 क्वेश्चन थे एंटोनियम के, और इतने ही क्वेश्चन हैं साइनोनियम के, जो नेक्स्ट वीक में स्टार्ट करूंगा। उतने ही क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के होंगे और एडियम्स फ्रेजेस के होंगे, ये सारे के सारे करूंगा। फिर MTS पे नंबर लगेगा, और इसी बीच में NDA और CDS पर भी नंबर आने वाला है बीच बीच में, क्योंकि CDS का भी पेपर फॉर्म भरा रहा है, तो CDS का भी हमें 10 ईयर CDS में भी कवर करना है। ठीक है, तो CDS में 10 ईयर में जितना कवर होगा उतना तो CHSL में एक साल में कवर होता है। 36 सेट का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो उनके तो 36 कुल नहीं होंगे, 2010 से हम स्टार्ट करेंगे उनका, आज तक 20 सेट से ज़्यादा नहीं होगा, 20 सेट आएगा मुश्किल से। ठीक है, तो समझ में आ गया हम लोगों ने क्या किया, क्या करना है। अब ये सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है, कितना फ़ायदा उठ रहा है आप लोगों को, ठीक है, इस बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगला अब कुछ और चाहते हैं अलग से अपने मन का, तो वो बताइएगा, हम वो भी कर देंगे। ठीक है, तो ये सेशन आज का यही वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।